हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सतत मूल्यांकन से निस्संदेह प्रतिस्पर्धा और प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है। स्टॉप। यह प्रतिस्पर्धा का दौर है। स्टॉप। इसमें हर निजी कंपनी और संस्थान दूसरे से आगे निकलने खुद को बेहतर बनाने की होड़ में देखे जाते हैं। स्टॉप। ऐसे में शिक्षण संस्थान क्यों पीछे रहें? स्टॉप। इसी के मद्देनजर संस्थानों के सतत मूल्यांकन की भी पहल हुई। स्टॉप। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखरेख में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी नेक का गठन किया गया। स्टॉप। यह परिषद राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों के विविध पक्षों का मूल्यांकन करती है। स्टॉप। उसके नतीजे भी पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहे हैं। स्टॉप। बहुत सारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई के तरीके शोध अनुसंधान आदि में उल्लेखनीय बदलाव किए हैं। स्टॉप। शिक्षण संस्थानों में इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है। स्टॉप। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस साल की वार्षिक भारतीय संस्थागत रैंकिंग जारी कर दी है जिसमें फिर से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास पहले स्थान पर है। स्टॉप। सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्थान का खिताब भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हासिल किया है। स्टॉप। इसी तरह विश्वविद्यालयों में IISc बेंगलुरु को पहला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दूसरा और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला है। स्टॉप। कॉलेजों में दिल्ली के मिरांडा हाउस को सर्वश्रेष्ठ पाया गया है। स्टॉप। इससे एक बार फिर स्पष्ट संकेत मिला है कि उच्च शिक्षा के मामले में दक्षिण भारत के संस्थान देश के दूसरे हिस्सों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टॉप पैरा। मगर अपने शिक्षण संस्थानों के इस गौरव गान के बीच हमें यह भी मूल्यांकन करने की जरूरत है कि जो शिक्षण संस्थान कुछ साल पहले तक उत्तम माने जाते थे जिनकी तुलना लोग बाहर के नामी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से किया करते थे वे अब क्यों बेहतर 10 की श्रेणी में कहीं नजर नहीं आते? स्टॉप। उनमें इलाहाबाद अलीगढ़ जयपुर आदि जैसे कई विश्वविद्यालयों के नाम गिनाए जा सकते हैं। स्टॉप। प्रतिस्पर्धा में वे क्यों फिसड्डी साबित हो रहे हैं? स्टॉप। इसकी कुछ वजहें सरकारों को अच्छी तरह पता है। स्टॉप। पैसे की कमी शिक्षकों के खाली पदों का न भरा जाना समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रम शुरू न करना आदि इसके प्रमुख कारण हैं। स्टॉप। कुछ दिनों पहले खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करके बताया था कि देश के विश्वविद्यालयों में 40% से अधिक सीटें खाली हैं। स्टॉप। उनमें से कई विश्वविद्यालयों में 60% से अधिक पद सालों से खाली पड़े हैं। स्टॉप। ऐसे में उन विश्वविद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन की भला कैसे उम्मीद की जा सकती है? स्टॉप पैरा। आशंका जाहिर की जा रही है कि चीन नए समुद्री कानून के बहाने पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर जाने वाले विदेशी जहाजों को परेशान करेगा। स्टॉप। इससे कई देशों के साथ चीन का विवाद खड़ा होने का
खतरा सर पर है। स्टॉप। जापान अपनी ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है। स्टॉप। समुद्री क्षेत्र को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद भी किसी से छिपा नहीं है। स्टॉप। नए समुद्री कानून की आड़ में चीन भारत जैसे देश के आर्थिक हितों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि भारत के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 55% कारोबार दक्षिण चीन सागर के रास्ते से ही होता है। स्टॉप। चीन की इस नई हरकत का असर अब यह पड़ेगा कि जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान के कई देशों के साथ होने वाले व्यापार में भी भारत के लिए बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। स्टॉप। वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में मौजूद गैस और तेल की खोज के लिए भारत और वियतनाम के बीच समझौता भी हुआ है। स्टॉप। चीन शुरू से इस समझौते पर आपत्ति जताता रहा है। स्टॉप। चीन का दावा है कि वियतनाम जिस समुद्री क्षेत्र को अपना बताता है, वास्तव में वह चीन का समुद्री क्षेत्र है। स्टॉप। पैरा। समुद्री क्षेत्र में चीनी विस्तार की नीति स्पष्ट है। स्टॉप। चीन न तो इतिहास की परवाह करता है, न ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों को मानता है, बल्कि अपने गलत दावों को मजबूत करने के लिए वह इतिहास का इस्तेमाल अपने हिसाब से करता है। स्टॉप। विस्तारवाद को अंजाम देने के लिए इतिहास के प्रमाणों के साथ तोड़ मरोड़ भी करता ही रहा है। स्टॉप। चीन ने फिलहाल जो समुद्री कानून बनाए हैं, वे अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। स्टॉप। नदियों और समुद्र में अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन दूसरे साम्यवादी देशों से भी उलझता रहा है। स्टॉप। वियतनाम और रूस इसके उदाहरण हैं। स्टॉप। पिछली सदी में 60 के दशक में चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष का कारण उसरी नदी के द्वीप थे, जिन पर चीन अपना दावा करता था। स्टॉप। अब वह वियतनाम के समुद्री इलाके में घुसपैठ कर रहा है। स्टॉप। गौरतलब है कि चीन और वियतनाम के बीच संघर्ष भी हो चुका है। स्टॉप। पैरा। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई मुल्कों को परेशान कर रखा है। स्टॉप। वह दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र पर दावे ठोकता रहा है और इन्हें अपना क्षेत्र बताता रहा है। स्टॉप। हालांकि इस तरह के दावे वह लंबे समय से करता रहा है और इनके पक्ष में इतिहास का हवाला भी देता रहा है। स्टॉप। चीन मिंग शासकों के समय में किए गए समुद्री सैन्य अभियान के आधार पर कई समुद्री इलाकों पर दावे करता रहा है। स्टॉप। कोरोना काल में भी चीन इस काम में पीछे नहीं रहा। स्टॉप। जब दुनिया कोरोना से निपटने में लगी थी तो चीनी जहाज वियतनाम के समुद्री इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। स्टॉप। चीन ने वियतनाम के मछुआरों की नावें तोड़ दी थीं। स्टॉप। दक्षिण चीन सागर में मलेशिया के तेल खनन जहाजों के साथ उसका टकराव हो गया। स्टॉप। इंडोनेशिया ने भी आरोप लगाया कि चीन ने उसके विशिष्ट समुद्री आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की। स्टॉप। पैरा। जब दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों की सूची जारी होती है,
तो शुरू के 10 की तो दूर, 100 संस्थानों के बीच भी भारत का कोई संस्थान मुश्किल से कभी जगह बना पाता है। उच्च शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वहां से नवोन्मेषी विचार और शोध अनुसंधान निकलेंगे, मगर संसाधनों के अभाव में यह मकसद धुंधला ही बना रहता है। अपने संसाधन जुटाने के लिए विश्वविद्यालयों को स्ववित्तपोषी डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने पड़ते हैं। समाप्त।